प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद होगी आप बहुत ही सुंदर तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक भविष्य का शिक्षक कैसे बने, इसी प्रयास में हम भी लगे हैं। कैसे आप आगे चलकर एक देश निर्माण में पार्टिसिपेट कर पाएं, एक अच्छा शिक्षक बनकर अपनी फैमिली की सेवा कर पाएं, इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप सभी डीडीयू बच्चों के लिए मैंने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है। तुरंत जाइए, ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। इस ऐप के फायदे क्या हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। यूट्यूब पर आपको जो क्लासेस होती हैं उसकी पूरी पीडीएफ आपको इस ऐप पे मिल जाएगी। फ्री ऑनलाइन टेस्ट मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा आपके सीबीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग। फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि रेट रिव्यू करना मत भूलना, जो भी आपको समझ में आए वो रिव्यू कर देना। ये अपना ऐप है, इसको प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। और डीडीयू बच्चों के लिए स्पेशली ये काम मैं कर रहा हूँ, फिर वो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मतलब अगर आप डीडीयू से बीएड कर रहे हो तो प्रगति पथ से अच्छा चैनल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये खाली बीएड बच्चों के लिए स्पेशली मैं कर रहा हूं। प्यारे बच्चों की डीडीयू सेकेंड सेमेस्टर के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है, पेड कोर्स लॉन्च हो चुका है। मात्र 600 रुपए में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। आपको पेपर कोड 106, 107, 108, 109, 20 रियल टेस्ट एग्जाम जैसे एसएससी, सीटेट, बैंकिंग में होता है, ऑनलाइन टेस्ट आपको दिलवाएंगे, बुक की पीडीएफ देंगे, असाइनमेंट फ्री देंगे, 106, 7, 8, 9 का असाइनमेंट फ्री देंगे। लाइव रिकॉर्डेड क्लास होगी, लाइव भी होगी, रिकॉर्डेड भी होगी, हैंड रिटन नोट्स होगा, सेपरेट एमसीक्यू पीडीएफ भी होगा, डेली आंसर राइटिंग भी करवाएंगे। टोटल प्राइस 1200 रुपए है। 31 मार्च तक इसका ऑफर है। 600 रुपए में आपको ये चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ऑफर का फायदा उठाइए। 109 में आपको दोनों विषय पढ़ाऊंगा, परामर्श निर्देशन, समावेशी शिक्षा, ठीक है, दोनों विषय आपको पढ़ाया जाएगा। सभी पेपर के असाइनमेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में मैं दूंगा। पूरी तरह से जांच परख लीजिए, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप में मैसेज कर लीजिए, मुझसे जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे फोन कर लीजिए यदि करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिए। फिर जांच परख कर लगा हो पैसा, वही पैसा भाई सोने जैसा होगा आपके लिए। अगर आप डीडीयू से बीएड कर रहे हो, फिर किसी भी सेमेस्टर में हो, किसी भी ईयर में हो, हम स्पेशली डीडीयू के लिए ही काम कर रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी के लिए काम नहीं कर रहे। तो आपको एक अच्छी सुविधा देने के लिए मैंने ऐप का निर्माण किया है। अच्छा नोट्स देने के लिए, अच्छा पेड कोर्स देने के लिए, अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए, अच्छा टीचर बनाने के लिए पूरा भरसक प्रयास आपके साथ किया जा रहा है। तो आपको ये लास्ट में बताना चाहूंगा कि ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएंगे आपको ऐप की लिंक उसमें मिल जाएगी, साथ ही साथ पेड कोर्स की लिंक भी नीचे मिल जाएगी। ये चूंकि सेकंड सेमेस्टर का पेड कोर्स है, इसीलिए इसकी प्राइस यहां तक बताई गई है। आगे हो सकता है आप 1 साल बाद वीडियो देखें, 2 साल बाद देखें, तो नए नए ऑफर्स आते रहेंगे। आपको खाली ऐप में मैसेज करना है कि सर मुझे इस सेमेस्टर के लिए पेड कोर्स चाहिए और मुझे डिटेल्स बता दीजिए, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यानी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो भैया सीधा ये नंबर है व्हाट्सएप वाला, मैसेज कर दो सीधा, ठीक है। लगे रहो, फाड़ के आना, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, शिक्षक बन जाओ, 45,000 सैलरी कमाना, बट देश का ध्यान रखना, बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय गोरखपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण चर्चा क्या है भाई, डीडीयू यूनिवर्सिटी अपना जो स्पीड है ना वो एकदम रॉकेट की तरह, एकदम इसरो के रॉकेट की तरह बढ़ाए जा रही है। मतलब स्टूडेंट एकदम परेशान हो चुका है कि यार अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट तक नहीं आया और आपने सेकंड सेमेस्टर का पूरा वाइवा, पूरे प्रोजेक्ट, पूरे फाइल, पूरे असाइनमेंट, पूरी रिपोर्ट राइटिंग, पूरी आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, सारी चीज़ें खोलकर रख दी हैं। माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लानिंग, एवरीथिंग सब कुछ दे दिया है कि इसको बनाओ और 22 अप्रैल तक जल्दी से जल्दी इसको सबमिट करो। अब कैसे होगा, क्या होगा, इसी समय में प्रगति पथ का महत्व बढ़ जाता है। इसी समय में प्रगति पथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई जब कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो हम घुस के उसमें काम करते हैं, घुस के उसमें आपकी मदद करते हैं। इस समय प्रोजेक्ट, फाइल, असाइनमेंट को लेकर किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है कि आखिर करें क्या और क्या नहीं करें। बट मैं आपको यहां पर यह कमिटमेंट कर सकता हूं कि इसका पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे। यूट्यूब पर एक एक फाइल बनवा डालेंगे, एक एक सब कुछ कर, हम इसके लिए आपके लिए भरसक तरीके से लगे हुए हैं। पहले डिटेल्स देख लीजिए, क्या बनाना है, कैसे करना है, हम आपकी क्या मदद करेंगे। साथ साथ ये मिड टर्म, एंड टर्म, ये एग्जाम का फंडा क्या है वो भी इसी वीडियो में क्लियर कर देता हूं। इसके बाद बस सिर्फ आपको यही देखना पड़ेगा कि भाई माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लानिंग करनी कैसे है, उसका बाकायदा वीडियो बना के सब बच्चों को तैयार करा दिया जाएगा। क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस खाली एक काम करिए, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब धूम मचा दीजिए। हर एक बच्चे को ये चीज शेयर करिए कि एक
सरल तरीके से प्रगति पथ बच्चों के लिए, बीएड बच्चों के लिए काम कर रहा है। इवन जितना कॉलेज वाले नहीं बताते उससे ज्यादा मदद प्रगति पथ आपकी कर रहा है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ये आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट का फाइल आ चुका है। सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, पहले सेमेस्टर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जो उसका होना था वो हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं बीएड सीबीसीएस सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है। बता दूंगा एग्जाम आपका पक्का जून में होने वाला है। मिड टर्म इंटर्म भी समझा देता हूं, बट पहले इसको समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट फाइल में करना क्या है। बहुत सारे बच्चों को अभी ये चीज समझ में नहीं आई होगी कि भाई एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक बनाना है, क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये इतनी बड़ी बड़ी फाइलें जो आ चुकी हैं, इसका क्या करें और क्या ना करें। तो देखो सिंपल सी बात आपको बता देता हूं, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम हैं तो क्या गम है, सीधा यही फॉर्मूला है। यूपी बीएड में देख सकते हो दीनदयाल उपाध्याय बीएड 2 ईयर सीबीसीएस पैटर्न प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो पहला पेपर है 106 बोले तो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, आपका विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। इसमें क्या होगा, करना क्या है, करना यही है कि एनी क्वेश्चंस में से किसी 2 क्वेश्चन को पकड़ना है और उसको लिखना है। जैसे डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसका आपको क्या करना है। अब क्या करना है उसी के लिए तो हम बैठे हैं ना, आपको कुछ परेशान नहीं होना है। ये सब बाकायदा बनवा देंगे, क्लास ले लेके बनवा देंगे। यहां पर बस करना क्या है मैं समझाता चलता हूं, समझते चलो। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक होती है, शैक्षिक प्रशासन बोलते हैं इसको। इसका प्रिंसिपल्स क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, बस 3-4 पेज में एकदम लिमिटेड शब्दों में लिख दीजिए, काम खत्म। यानी एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं करवाऊंगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट नेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, यानी एजुकेशनल प्लानिंग में यानी शैक्षिक योजना में आप क्या करेंगे। शैक्षिक योजना एक पूरा चैप्टर होता है, वो आपको पढ़ाया भी जाएगा, पेड कोर्स में चलने भी वाला है। तो आप अगर पेड कोर्स अभी तक नहीं लिए हैं तो ले ही लीजिए, क्योंकि उसमें असाइनमेंट फ्री बनवा रहे हैं, उसमें आपको प्रोजेक्ट फ्री बनवा रहे हैं, माइक्रो टीचिंग फ्री करा रहे हैं, मतलब सब कुछ फ्री फ्रॉम उसी 600 रुपए में करा रहे हैं। तो आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं तो आप दर दर भटकोगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें करना क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग मतलब कि शैक्षिक योजना में उसका कंसेप्ट, उसका नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव, 3 पॉइंट यहां पर लिखने हैं। ये पूरा चैप्टर होता है, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद 3 में से 2 करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट टाइप क्वालिटीज एंड प्रिंसिपल्स, क्वालिटीज और प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ए टाइम टेबल। मतलब सीधी सी बात है, शिक्षा को आप एक रोड मैप जब देने चलते हो तो एक टाइम टेबल बनाते हो, जैसे आपके जीवन का टाइम टेबल होता है ऐसे ये भी होता है। तो उसको आप किस तरह से उसको क्वालिटीज और उसकी प्रिंसिपल्स को डिफाइन करेंगे इन द कंटेस्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इन द कंटेस्ट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो कहने का मतलब है कि प्रिपेयरिंग टाइम टेबल वो करके आपको दिखाना है। तो आपको ये अगर ऑड लगे, हम तो करा तीनों देंगे, बट आपको जो भी सही लगे, जिसमें आप अच्छा वाइवा कर सके, क्वेश्चन का जवाब दे सके, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। तो एक तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हाँ 3 में से 2 करना है। क्या लिखना है, एक तो टॉपिक हो गया एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एक हो गया एजुकेशन प्लानिंग, और यहां पे टाइम टेबल। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब भाई आता है कि 106 में प्रोजेक्ट भी बनाना है। 2 क्वेश्चन वहां से हो गए, और यहां से कितने करने हैं, 1 करने हैं। अटेम्प्ट एनी 1 प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट कैसे बनता है उसके लिए हम बैठे हैं, क्वेश्चन खाली समझ लो। ऑर्गेनाइज 3 टाइप्स को करिकुलर एक्टिविटीज इन योर क्लास एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट विद प्रॉपर एविडेंस। मतलब सीधी सी बात है, कोई एक माइक्रो टीचिंग करके दिखा दो, ये माइक्रो टीचिंग में ही आता है। कोई एक माइक्रो टीचिंग करके दिखा दो, कोई एक को करिकुलर एक्टिविटीज करके दिखा दो, कोई एजुकेशन का एक जो है पढ़ा कर दिखा दो स्टूडेंट को, और उसका एक रिपोर्ट बना दो। तो भाई पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो अलग चीज है, रिपोर्ट हम बना देंगे। कैसे बनता है, कैसे प्रस्तावना शैली, प्रस्तावना कौशल, कैसे पूरा एक उपसंहार तक ले जाते हैं, उसको सारी डिटेल्स आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बस खाली चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब शेयर लाइक करके इधर उधर सब जगह फैला दीजिए कि बीएड कर रहे हो तो प्रगति पथ से जुड़ना अनिवार्य हो गया है, नहीं जुड़ोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है विजिट ए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग विद प्रॉपर एविडेंस। इसका सीधा सा मतलब है आप कहीं विजिट मत करो, कुछ मत करो, इसका एक एविडेंस प्रस्तुत करना होता है। हम यहां पर गए, यहां पर ये चीज हमने पूछा, वो पूरा एकदम बाकायदा जैसे प्रेक्षण निष्कर्ष और साइंस की तरह लिखना होता है, वो हम आपको बता देंगे। तो क्लियर हो गया आपको एक सब्जेक्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया कि हाँ भैया इसका टेंशन तो सर जी दूर कर देंगे। 106 का तो टेंशन दूर हो गया, हमको तो समझ में आ गया कि 22 तारीख तक इसका कैसे राम नाम सत्य करना है। अब अगला 107 को देख लेते हैं। कुछ परेशान नहीं होना है यार, जब तक मैं बैठा हूं चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीएड करो, आराम से करो, कोई परेशानी नहीं पैदा होंगे, बीएड में होने ही नहीं देंगे। बीएड को इतना आसान बना दूंगा, भविष्य में प्रगति पथ बीएड को इतना सरल कर देगा कि लोग दौड़ दौड़ के बीएड
करने आएंगे कि भाई बीएड करना है और प्रगति पथ से जुड़ के अच्छा शिक्षक बन के नेशन बिल्डिंग करनी है। तो इसमें आपको करना क्या है, 107 में ये होता है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इसको बोलते हैं शिक्षा का अधिगम और आकलन। अब शिक्षा के क्षेत्र में आप अधिगम कैसे करोगे, सीखोगे कैसे, फिर सीखने के दौरान जब तक आप असेसमेंट नहीं करोगे, आकलन नहीं करोगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते या सिखा नहीं सकते। तो यही वो टॉपिक है, इसको भी पेड कोर्स में बाकायदा डिटेल्स पढ़ाया जा रहा है। आपके लिए पेड कोर्स लेना अब अनिवार्य सा हो गया है, मैं यही चीज बता रहा हूं, क्योंकि भाई सारा कुछ उसी में मिल रहा है, फ्री असाइनमेंट, फ्री माइक्रो टीचिंग क्लास और ऑनलाइन टेस्ट, हैंड रिटन टेस्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, यानी पूरी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों का लिंक मिल जाएगा। अगर कुछ ना मिले तो आप इस नंबर पे सीधे सीधे फोन करके हमसे पूछ सकते हो या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। अब इस पेपर में आपको क्या करना है बच्चों, एनी 2 ऑफ दीज क्वेश्चन, इसमें से वही सिंपल सा फंडा है, हर एक असाइनमेंट में वही प्रोसेस है, 3 में से 2, 3 में से 2, प्रोजेक्ट में 1, 3 में से 2 असाइनमेंट, प्रोजेक्ट में 1। अब इसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन करना है, डिस्क्राइब द मीनिंग, नेचर ऑफ, टाइप ऑफ असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। यहां पे भी इस टॉपिक को पकड़ लो, असेसमेंट एंड एवोल्यूशन पर क्या करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसकी मीनिंग लिख देना है, उसके नेचर और टाइप्स को बता देना है। यानी 4 क्वेश्चन यहां निकल के आएंगे, डिस्क्राइब करो, मीनिंग उसकी डिस्क्राइब करो, उसके नेचर लिखो, उसके टाइप लिखो, तो 3 क्वेश्चन विशेषता आ जाएंगे, थोड़े बहुत एलाबोरेट करके आप इसको लिखोगे। टॉपिक क्या है, असेसमेंट ऑफ एवोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि डिस्कस द रिकमेंडेशन, मतलब आप सुझाव क्या दोगे या जो भी सुझाव दिए गए हैं ऑफ वेरियस एजुकेशन कमीशन, यानी वेरियस एजुकेशन आप नहीं दोगे, वेरियस एजुकेशन के कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जो सुझाव दिए गए हैं, एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में परीक्षा प्रणाली को लेकर जो सुझाव दिए गए हैं, जो भी एजुकेशन कमीशन है और पॉलिसीज हैं, जैसे कोठारी आयोग ने क्या दिया है, मुदालियर समिति ने क्या दिया है, ऐसे तरह तरह के राधा कृष्णन आयोग हैं, संस्कृति आयोग हैं, आपकी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, चाहे 1967 की बात कर लो, 1986 की बात कर लो, 1992 की बात कर लो, 2020 की बात कर लो, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 लगी है। तो कहने का मतलब है कि वेरियस एजुकेशन कमीशन का मतलब जितने कमीशन यानी आयोग आए वो, जितनी शैक्षिक नीतियां बनी, पॉलिसीज बनी वो, तो पॉलिसीज और आयोग दोनों में है डिफरेंस। बात समझ रहे हो, जैसे कोठारी आयोग एक कोठारी आयोग है, 1964 से 66 में आया था, बट पॉलिसीज होती हैं जैसे शैक्षिक नीतियां, चाहे वो फिर 68 हो, 86 हो, 92 हो, 2020 हो। तो ये कैसे करना है उसके लिए तो हम बैठे हैं, बट क्वेश्चन को एग्जैक्टली समझ लेना है कि करना क्या है, कौन से टॉपिक का राम नाम सत्य करना है, किस टॉपिक का ऑपरेशन करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट यूज फॉर असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। असेसमेंट करने के लिए, एवोल्यूशन यानी प्रभाव सुधार करने के लिए आप किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक टाइप का टेस्ट यूज करेंगे, उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन टफ लगे, हम तो वैसे देंगे ही, बट आप दो क्वेश्चन इधर से कर सकते हो, या जैसे भी आपको डील करना है कर लो। हम 3 के तीनों देने वाले हैं सारे स्टूडेंट को, ठीक है। सारे स्टूडेंट का मतलब कि पेड कोर्स में ये करने वाले हैं, यूट्यूब पे जितना कुछ कर पाएंगे उतना कर देंगे आप लोग के लिए। उसके बाद आगे देखिए, पेड कोर्स इसीलिए लेना अब आपके लिए अनिवार्य हो चुका है क्योंकि सारा कुछ यूट्यूब पे तो नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रोजेक्ट में क्या करेंगे आप बच्चों, प्रोजेक्ट में एनी वन करेंगे, वही सिंपल सा है, हर एक पेपर में एनी वन करना है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे प्रिपेयर एन अचीवमेंट टेस्ट एंड मार्क ए रिपोर्ट, कोई भी एक आपको अचीवमेंट प्रिपेयर करना है कि मैंने ये किया और मुझे इसमें पूरा किस तरह से अचीवमेंट मिला, तो उसका टेस्ट एंड मेक रिपोर्ट, यानी यहाँ पर प्रोजेक्ट में हमेशा एक रिपोर्ट ही बनानी होती है, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे वो चीज़ आपको क्लियर कर दिया जाएगा। मैं आपको यहाँ पर डिटेल समझा रहा हूँ आपके प्रोजेक्ट के बारे में। एनालिसिस द ओपिनियन ऑफ द टीचर्स वर्किंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम रिगार्डिंग सीबीसीएस पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, प्रिपेयर अ रिपोर्ट विद प्रॉपर एविडेंस। मैं करा दूंगा, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये सीबीसीएस प्रणाली को लेकर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एनालिसिस द ओपिनियन ऑफ टीचर्स वर्किंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं उन टीचर के ओपिनियन के आधार पे आप उसको एनालिसिस करो रिगार्डिंग टू सीबीसीएस पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, प्रिपेयर अ रिपोर्ट। तो मैं कर दूंगा, उसको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप खाली क्या करो, पेड कोर्स ले लो, बस बाकी हमारे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। उसका लिंक, नंबर सब कुछ मिल जाएगा। एक बार नंबर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, 7007045262। उसके बाद आप 108 देख लिए। अब आपको 106 107 का टेंशन खत्म हो गया और 109 का पहले दिखा देता हूं, तब 108 पे आता हूं, क्योंकि 108 में थोड़ा सा मामला कुछ अलग है। 109 पहले देख लीजिए। तो 109 में आपके 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक ये असल में होता है ऑप्शनल। तो पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन देख लेते हैं कि, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या है, वही प्रोसेस है।
भाई इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है, एनी टू करना है, यहाँ पे भी सेम एनी टू करना है, प्रोजेक्ट में एक करना है। तो क्वेश्चन देख लेंगे, कर देंगे, जैसे डिस्क्राइब द स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये मेरे पेड के बच्चे तो आराम से लिख देंगे, इनको तो पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा दिया है, एकदम घुटा दिया है कि स्कोप बताना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है पहले ये समझा दो, फिर उसका स्कोप समझा दो, उसका महत्व समझा दो और उसका उद्देश्य समझा दो। ठीक है, अब ये मैं करा दूंगा, अगर नहीं भी हैं तो जो है जितना कुछ हो पाएगा, इसीलिए पेड कोर्स ले ही लो यार, 600 रुपये में आखिर सब कुछ सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो डिस्क्राइब द स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है, सीधी सी बात है भाई। उसका स्कोप क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका एम्स क्या है, तो जितने भी क्लासेस मैंने ली होंगी तो आप वैसे भी इसको कर दोगे, नहीं तो हम तो है ही हैं इसके लिए। डिस्कस रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग टू स्पेशल एजुकेशन, ये भी है, सेम प्रोसेस यही है कि वहां पर जो रिकमेंडेशन दिए गए थे उस सब्जेक्ट के बारे में, असेसमेंट लर्निंग के बारे में, वहां पे आप उसको लिख दोगे। यहाँ पे अगर आपसे 106 में भी रिकमेंडेशन पूछा जाए तो शैक्षिक प्रशासन के बारे में जो है वो लिख दोगे। यानी जहां जहां आपसे रिकमेंडेशन पूछा जाए एजुकेशन कमीशन का, पॉलिसीज का, उसके सब्जेक्ट के संदर्भ में, पॉइंट के संदर्भ में जो सुझाव दिए गए वो आपको यहां पर इंगित करने हैं, क्योंकि हर एक कमीशन में किसी एक पर्टिकुलर विषय पर चर्चा नहीं की जाती, उसमें एक ओवरऑल चर्चा की जाती है, जिसमें शैक्षिक यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, एजुकेशनल असेसमेंट एंड लर्निंग भी आता है, एजुकेशनल इंक्लूसिव एजुकेशन को भी बात किया जाता है, और काउंसलिंग एंड परामर्श और निर्देशन जिसको बोलते हैं हम, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, उस पर भी बात की जाती है। तो हर एक पॉलिसीज ने इस 4 टॉपिक पर बात की है, इवन और भी बहुत ज्यादा डिटेल्स बात की है, तो जो रिकमेंडेशन है वो आप इसमें लिखोगे। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब, और बाकी हम तो कराएंगे ही, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेट होल्डर रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। तो सीधी सी बात है यार, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि जो भी समाज को सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो फिर कोई सामाजिक संस्था हो, चाहे फिर कोई एनजीओ हो, या फिर कोई स्टेट के मुख्यमंत्री हो, या जो कुछ हो, स्टेक होल्डर का मतलब ये होता है कि आप जिस भी प्रॉब्लम को होल्ड करके उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर वो कोई मुख्यमंत्री भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई सामाजिक संस्था भी होता है, राजनीतिक संस्था भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उनके हिसाब से स्टेक होल्डर रिगार्डिंग द एजुकेशन ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन। स्पेशल नीड चिल्ड्रन का मतलब ये होता है, इसको चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड बोलते हैं, यानी जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, जो विशिष्ट बच्चे यानी जो बाधित होते हैं, विकलांग होते हैं, अपंग होते हैं, ये विजुअल इंपेयर्ड, और ये जितने भी तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी होगा, एमसीक्यू का क्लास जो यूट्यूब पर होता है उसमें भी आपको समझाया होगा डिटेल्स में। तो ये स्टेक होल्डर उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उनका रोल क्या है, इसके क्षेत्र में उनका रोल क्या है, या फिर वो गवर्नमेंट हो, सामाजिक संस्था हो, क्या कर सकते हैं लोग, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एकदम जेन्युइन लैंग्वेज में, इसको कहीं रटा रटाया नहीं मिलेगा, खुद से आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हम हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रोजेक्ट की बात आ गई। प्रोजेक्ट की बात में सीधा सा है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, विजिट ए स्कूल स्पेशल चिल्ड्रन एंड प्रिपेयर। किसी भी स्पेशल स्कूल के, एक स्पेशल चिल्ड्रन वाले स्कूल में विजिट कर लो। विजिट करने के बाद में क्या करो, प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज विद प्रॉपर एविडेंस। मतलब वहां पे जाओ, जो कुछ आपको दिख रहा है, जो कुछ आप समझ रहे हो वो लिख डालो। एक तो हो गई सामान्य बात, बट आपको एग्जैक्टली क्या देखना है कि टीचिंग लर्निंग उनका रिसोर्सेज क्या है। जैसे ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, स्पीडोमीटर लगा के पढ़ाया जा रहा है, ब्रेस ट्रेल लगा के पढ़ाया जा रहा है, साइन लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, देयर आर लॉट ऑफ वे टीचर यूज कर रहे हैं, समझा के पढ़ा रहे हैं, कन्वेंशनल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारी टीचिंग रिसोर्सेज होती है, विद प्रॉपर एविडेंस आप दिखाओ कि फोटो खींच सकते हो वहां का, मतलब करना पड़ता है। बहुत ही अच्छी चीज है, प्रोजेक्ट बनाने से आपका पूरा वाइडली माइंड एक्टिव हो जाता है, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो जाते हो, सृजनात्मक कौशलता का विकास हो जाता है आपके अंदर। तो प्रॉपर एविडेंस के साथ आप वहां पर एक फोटो खींच लो कि टीचर ऐसे पढ़ा रहे थे, एक फोटो खींच लो टीचर इस तरह से, बच्चों का फोटो खींच लो। तो ये प्रॉपर एविडेंस के आप कर सकते हो। और अब आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो आपको हम करवा देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से कोई एक करना है तो एक आप कर लोगे। अब इसके बाद में आप परामर्श और निर्देशन का भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है डीडी यूनिवर्सिटी के द्वारा कि यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था परामर्श और निर्देशन, यानी काउंसलिंग, और क्या लिखना चाहिए था, परामर्श और निर्देशन यानी गाइडेंस और काउंसलिंग लिखना चाहिए था, बट इन्होंने बी में भी बार बार वही सब्जेक्ट लिख दिया है, तो इसको इम्प्रूव कर लेना। और ये आपका जो टोटल होगा वो कितना जो है 20 नंबर का ये होगा, ठीक है। तो 20 नंबर का यहाँ पे होगा। इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि 20 नंबर का ये हो जाएगा और 5 नंबर का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वाइबा हो जाएगा, ठीक। और ऐसे ही आपका ये जो 20 नंबर का हो जाएगा और 5 नंबर का वाइबा हो जाएगा। क्लियर है? दो बार इसको रिवाइज कर दिया है और परामर्श निर्देशन का आपको क्वेश्चन दिया नहीं है।
बट इनको देना चाहिए था, देर सवेर वो इम्प्रूव कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ें 2 बार रिवाइज कर दी हैं और उसको दिया ही नहीं उस टॉपिक को। तो एक तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स आपको समझा दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। 108 यहाँ पर समझ लेते हैं और उसके बाद एक ओवरऑल निष्कर्ष पे बात कर लेंगे कि क्या आपने समझा और क्या हम आपको कराने वाले हैं। तो देखो आपका जो 108 पेपर है, अभी आपने 106 समझ लिया, 107 समझ लिया, 109 समझ लिया। हालांकि बी नहीं दिया है तो वो आ जाएगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि भाई 108 में जो कंपलसरी प्रैक्टिकल वर्क्स है यानी सबको करना है, तो इसमें 3-4 लेवल के प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं। सबसे टफ यही माना जाता है, बाकी तो आप असाइनमेंट प्रोजेक्ट खटाखट कर लोगे, उसमें कोई इशू होगा नहीं। अभी के लिए मैं डिटेल्स आपको बता दूं कि हर एक असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को मिला के आपका 10 नंबर का टोटल कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। और 109 जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 20 नंबर का हो रहा है। अगर मैं एक पूरा स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो सीधी सी बात है कि 25 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 75 नंबर की थ्योरी। अभी ये मैं ऊपर पूरा चर्चा कर लूँगा, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो आपका टोटल 50 मार्क्स का ये होने वाला है। चूँकि इसका कोई पेपर होना नहीं है, 108 का कोई पेपर होना नहीं है, खाली प्रैक्टिकल वर्क पे नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। इसका मतलब कि यहाँ पर जिस बुक को बताया गया है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो किसी 2 बुक को पढ़ के उसका रिव्यू करना होता है। स्पेशली सीधी सी बात में अगर भाषा बोलूँ तो रिव्यू करना होता है, ठीक है। कैसे रिव्यू होता है भाई, बुक को पढ़ लो और उसके बाद जो कुछ आपको एनालिसिस समझ में आया वो लिखो। जैसे शांति निकेतन बाई शिवानी, ठीक है, राधा कृष्णन प्रकाशन। अब ये शिवानी एक राइटर हैं और राधा कृष्णन प्रकाशन है, प्रकाशन यानी पब्लिकेशन का नाम है, और 2007 में प्रकाशित हुआ था। तो आपको एग्जैक्टली यही बुक पढ़ना है और इसी बुक के आधार पे शांति निकेतन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति है उस पर रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट लिखना है। इसका मतलब उसका क्या करना है, रिव्यू करना है, या आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो, ये बोल सकते हो। तो इस तरह से ये रिपोर्ट राइटिंग ऐसे होती है। इसको रीडिंग रिफ्लेक्टिव टेस्ट को रिपोर्ट राइटिंग भी बोलते हैं कि भाई आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, इसके बारे में, बुक के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। बट अगर आप किसी विजिट के बारे में रिपोर्ट तैयार कर रहे हो तो वो अलग चीज होता है, ये अलग चीज होता है। इसको रिपोर्ट राइटिंग आप कह सकते हो और उसको भी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो, बट ये इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्या है, बुक के संदर्भ में है। उसके बाद आपका बंटी हो गया, मनु भंडारी का है। तो यहाँ पे ये जो बाई लिखा हुआ है ये सब उसके लेखक हैं, प्रकाशन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, सन यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे करके एक एक आप देख सकते हैं, ठीक है। वॉट इज वर्थ टीचिंग बाई कृष्णन कुमार ने लिखा है। उसके बाद दिवा स्वप्न हो गया। तो कुल मिला के आप इसमें से कोई भी दो बुक पढ़ के उसका रिव्यू करना है। उसकी रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि रीड कर लिया, अब उसको टेक्स्ट के माध्यम से आप खुद उसका एनालिसिस करके बताओ कि आपको उस बुक को पढ़ने में समझ में क्या आया। सीधी सी बात है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि बुक का आप क्या कर रहे हैं, आप सीधी सी बात क्या कर रहे हैं, बुक का भाई उसका रिव्यू कर रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद उसको व्यूज कर रहे हैं, अपने भाषा में उसको लिख रहे हैं। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, नहीं तो हम कराएंगे, ये समझ गए। अब ये जो माइक्रो टीचिंग का फील्ड है इसको कैसे हैंडल करना है, देखो सिंपल सा बात आपको मैं समझाऊं। माइक्रो टीचिंग स्पेशली होती क्या है, माइक्रो टीचिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है टीचिंग करके दिखाना है आपको। 36 मिनट की जो आपकी टीचिंग टाइम होती है वो आप करके दिखाएंगे। इसमें बेसिकली होती क्या है कि आप बच्चे को क्लास देंगे, ठीक है, आप बच्चे को 2 पीरियड की क्लास देंगे। 2 पीरियड की क्लास में जब आप क्लास में जाएंगे उससे पहले आपको लेसन प्लानिंग करके रखनी होती है। तो 2 क्लास है तो 2 लेसन प्लानिंग करके रखोगे और उस लेसन प्लानिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आप पहले एक ऐसे शेड्यूल बना दोगे कि इतने नंबर का रहेगा, इतने क्वेश्चन रहेंगे, इतने स्टूडेंट को पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है। उसके बाद प्रस्तावना शैली बना लेंगे। उसके बाद में फिर लेखन कौशल में सब्जेक्ट क्या रहेंगे, क्या पूछना है, क्वेश्चन क्या करना है, लास्ट में असेसमेंट करना है और रिपोर्ट एक लिख लेना है कि कितने बच्चे को क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो इस तरह से माइक्रो टीचिंग होती है स्पेशली। अब यहाँ पे है कंप्लीट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर रिपोर्ट। तो आपको जो एक्टिविटीज करनी है वो क्लास में ही करनी होगी, आप कर भी रहे होंगे, उसी के बेस पे आपको ये काम करना है। जैसे प्रिपरेशन ऑफ स्किल्स बेस्ड माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑन 5 टीचिंग स्किल्स इन ईच ऑफ द 2 पेडागोजी सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात वही घुमा फिरा के बोली गई है कि प्रिपरेशन ऑफ स्किल बेस्ड माइक्रो टीचिंग, मतलब सीधी सी बात है माइक्रो टीचिंग की बात हो गई कि आपको प्रिपेयर करना है, लेसन प्लान प्रिपेयर करना है। तो जितनी क्लास आपने शेड्यूल करी थी उतने क्लास का आप लेसन प्लान बनाओगे, जैसे मैंने अभी बताया। ऑन 5 टीचिंग स्किल, तो कितने टीचिंग स्किल्स की बात कर ली इन्होंने, 5, हमने अभी बात की थी 2, बट इन्होंने कितना बोल दिया, 5 करना है। तो
अब आपको 5 लेसन प्लान बनाने हैं इन ईच ऑफ द 2 पेडागोजी सब्जेक्ट। पेडागोजी सब्जेक्ट मतलब जो आप थर्ड सेमेस्टर में अपना पेडागोजी सब्जेक्ट चूज किए होंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, उसी दोनों सब्जेक्ट को लेकर आपको 5 टीचिंग स्किल्स बनानी है। यानी आपका लेसन प्लान कितना बनेगा, 5 लेसन प्लान बनेगा। ठीक है, हर एक टीचिंग स्किल्स में कभी एक लेसन प्लान भी बोला जाता है, कभी 2 भी बोला जाता है। अब ये आप पूछेंगे कि ये क्या है टीचिंग स्किल्स, क्या है लेसन प्लान, कैसे बनता है। सपोज दैट आपका पेडागोजी सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट है। मैं मान लेता हूं मैं बायोलॉजी से हूं, तो मेरा एक फिजिकल साइंस है और एक बायोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, बायोलॉजी में यही होता है, या फिर किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का एजुकेशन है, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। तो भाई मान लिया मैंने कि मेरा एक फिजिकल है, एक बायोलॉजिकल है, तो इस फिजिकल में से मैं क्या करूंगा कि इन्होंने बोला है कि लेसन प्लान करना है और 5 टीचिंग स्किल्स का करना है। ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी 5 इससे करना है और 5 इससे करना है। अब आप चाहो तो हर एक टीचिंग स्किल्स में एक एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर एक एक भी करोगे तो 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर, यानी 10 लेसन प्लान आप करोगे। कंफर्म है, 10 लेसन प्लान करोगे। यहां पर चूज करेंगे, आपको 5 टॉपिक चूज करने हैं एक सब्जेक्ट से। यानी इसी फिजिकल साइंस से आप मॉर्फोलॉजी चूज करेंगे, मॉर्फोलॉजी में आप क्या करेंगे, फिजिकल साइंस में मॉर्फोलॉजी चूज करेंगे, एक लेसन प्लान उसका हो गया। फिर दूसरा टॉपिक जो है कोई भी यूज करेंगे, उसका एक लेसन प्लान हो गया। फिर तीसरे का, ऐसे 5 टॉपिक का 5 लेसन प्लान। अब आपको समझ में आया। ऐसे बायोलॉजिकल साइंस में भी 5 टॉपिक का 5 लेसन प्लान, और उसी लेसन प्लान में जो कुछ आप बच्चे को पढ़ाएंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, टीचिंग स्किल्स हो जाएगी। इतनी बातें आपको क्लियर कट कंफर्म हो गई होंगी। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया भाई माइक्रो टीचिंग में, और आपको करना क्या है, 2 ही करना है। तो ये हो गया। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ 5 सॉफ्ट मैक्रो लेसन प्लान्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 पेडागोजी सब्जेक्ट। अब ये देखो, इसमें बोला गया है 5 सॉफ्ट माइक्रो लेसन प्लान। अब ये सॉफ्ट माइक्रो लेसन प्लान क्या होता है हम आपको समझा देंगे, अगर आप ये करना चाहते हो। ये थोड़ा पीपीटी टाइप का बनता है, टफ होता है, समझा देंगे अगर आप करना चाहते हो, नहीं तो और भी क्वेश्चन है वो उसको डील कर सकते हो। प्रिपरेशन ऑफ 2 एजुकेशनल पावर पॉइंट। अब यहाँ पे देखो फिर से पीपीटी स्पेशली बोल दिया गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर अमंग द टॉपिक्स रिलेटेड टू योर कंपलसरी पेपर। जो आपके कंपलसरी पेपर हैं 106 हैं, 107 हैं, और उसके बाद में 109 का आपका ए और बी जो भी है, तो उसमें से कोई टॉपिक उठा लो और उस टॉपिक पे पीपीटी बना लो। तो आपको ये आसान पड़ सकता है, इसको आप कर सकते हो प्रिपरेशन, या कोई भी कर सकते हो। हम तो फिलहाल सब कराने वाले हैं आपको, जैसा आपको रहेगा, बट आपको पेड में तो आना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे देखते हैं कितना क्या हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ क्लास वाइज, टीचर वाइज, पीरियड वाइज, सॉफ्ट टाइम टेबल्स। तो कुल मिला के हम आपको इसको करा देंगे। तो आपका ये दुख दूर हो गया कि भाई चलो टोटल 50 नंबर में माइक्रो टीचिंग एंड आईसीटी का पूरा कार्यक्रम हमारा हो गया। अब दूसरा आता है अंडरस्टैंड द सेल्फ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे ज़्यादा टफ तो ऊपर वाला ही था। तो इसमें करना यह है कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारे ऊपर पूरा छोड़ दो, आर्ट म्यूजिक ड्रामा हम सब कर देंगे, जो भी रिपोर्ट फिपोर्ट जो भी होगा, योगा करना है, सेल्फ राइटिंग, क्या कुछ करना है वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो, सीधा छोड़ ही दो, हम कर देंगे इसको। उसके बाद में फिर ड्रामा एंड म्यूजिक में भी क्या करना है कि इसमें भी एनी 2 करना है। तो 2 कोई भी टॉपिक करना रहता है वो हम कर देंगे। बाकी आपके कॉलेज में अगर ड्रामा के लिए बुलाया जाए तो उसको आपको सीधा सा क्या बोला कि आप जो है ये ड्रामा आर्ट म्यूजिक भी हमारे ऊपर छोड़ दो, बस आपको कॉलेज में जो कुछ बोला जा रहा है वो करते रहो, बाकी यहाँ से हम फाइल प्रिपेयर आपका कर देंगे। तो कुल मिला के फिर बच्चा कुछ है नहीं। ठीक है, सारी चीजें एड्रेस कर ली गई। अब आपको लास्ट में ओवरऑल कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ, ओवरऑल कुछ चीजें समझा देता हूं कि भाई अभी तक जो हमने ये इतना चिल्लाया है ना उसका मतलब क्या है, वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो सिंपल सी बात समझो कि आपका 106 पेपर है, सिंपल सी बात समझो, कोई टफ बात करते ही नहीं, सिंपल सा समझो कि आपके पास इस समय 106 पेपर है, 107 पेपर है और 108 पेपर है और 109 में आपका चाहे ए हो और बी हो। ठीक है, हर एक पेपर से 20 नंबर का आपका क्या होगा, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट होगा। असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन, प्रोजेक्ट में 1 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन यहां से करोगे, 20 नंबर पाओगे और 5 नंबर का वाइवा होगा, यानी आपको 25 नंबर एक पेपर से प्रैक्टिकल में मिलेंगे। ऐसे 25 नंबर सेम इसी तरह से 20 आपका प्रोजेक्ट और इससे, और 5 नंबर किससे, वाइवा से, और सेम यहां भी 109 में। तो ये 3 पेपर का आपको फंडा क्लियर हो गया कि भाई 3 पेपर में क्या क्या होगा। तो 25
25-25 नंबर आपको तीनों पेपर में क्लियर हो गए। अब 108 में मैंने आपको पूरा डिटेल्स में करके बताया कि कैसे जो है 50-50 नंबर में सारी चीज़ें डिवाइड कर दी गई हैं, तो वो आप देख लीजिए। अब आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको कुछ पॉइंट में ये समझाता हूं कि जो बच्चे बोल रहे थे सर ये एग्जाम वाला शेड्यूल पूरा समझा दीजिए कि ये भाई मिड टर्म क्या होता है, ये एंड टर्म क्या होता है, और एग्जाम कब से होगा ये भी समझा दीजिए, और मार्किंग कैसे होगी, और रिजल्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग 15-20 दिन में आ जाएगा। अब मिड टर्म में क्या होता है स्पेशली मैं आपको बता दूं, तो जैसे आपके ये जो सेकेंड टर्म का एग्जाम होने जा रहा है, इस मिड टर्म में क्या होगा कि भाई 23 अप्रैल को आपका मिड टर्म पॉसिबल, मिड टर्म अभी 23 अप्रैल को डिसाइड है, वैसे होने को तो एकदम पक्का है कि 23 को ही होगा। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, 15 नंबर का आपका पेपर होगा, और ये पेपर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में होते हैं। बट ज़्यादा क्वेश्चन किसके होते हैं, सब्जेक्टिव के। जैसे 3 क्वेश्चन आपको दे देंगे, कुछ एमसीक्यूज दे देंगे, क्लियर है। बट उसमें कुछ एमसीक्यू 4-5 एमसीक्यू कॉलेज अपने लेवल पर डालते हैं, क्योंकि ये कॉलेज को पूरी तरह छूट होती है मिड टर्म कराने की, बट होता 15 नंबर का ही है, क्लियर है। अब ये मिड टर्म समझ में आ गया। और सिलेबस क्या होगा, कहाँ से पूछा जाएगा, तो जो आप अभी पढ़ रहे हैं अपना सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सारा कुछ आएगा। अब मुद्दे की बात है कि भाई एंड टर्म में क्या होगा, तो एंड टर्म आपको सीधा सा पता है कि इसमें 75% और 25% का रेशियो चलता है। यानी ये जो 25% है ये आपका वही अभी जो मैं असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का वर्क बता रहा था ना कि आपको 20 नंबर मिल जाएंगे और 5 नंबर वाइबा से मिल जाएंगे, 20 नंबर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट से मिल जाएंगे। तो 25% ये वही चीज़ है। बचा 75%, 75% में आपकी होगी थ्योरी। तो एंड टर्म में जो आपका 75% होगा, इसमें से आपको क्या होंगे, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था 40 एमसीक्यू, कितने 1.5 नंबर का यानी 60 नंबर का ये, और 15 नंबर का आपको लिखने को आ जाएगा रिटन 3 क्वेश्चन। तो जैसा आपका अभी एग्जाम हुआ है, तो मिड टर्म एंड टर्म आपको क्लियर हो गया। सिलेबस सबका यही रहने वाला है, जो आप पढ़ रहे हो इसी में से सब कुछ पूछा जाएगा। और आपका एग्जाम जो होगा वो जून में होगा, एकदम एकदम 200% कंफर्म है कि जून में एग्जाम होगा। ठीक, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं। अब खाली बचा ये है कि कैसे फाइल प्रिपेयर करें, उसको बता दीजिए, तो उसका भी प्रॉपर मैं क्लास ले लूंगा, हर तरह से आपको करा दूंगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि बहुत ही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।